जय हिंद। स्वागत है आपका आपके ही चैनल भारती एकेडमी में। दोस्तों, जो कल का वीडियो था मैंने उसमें कुछ बेसिक चीज़ें देखी वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का, जिससे कि हमने आवेश के बारे में बात किया, आवेश कैसे उत्पन्न किया जाता है। अगर आप वीडियो नहीं देखे तो आप जाकर पुराना वीडियो देख सकते हैं, हमारे प्लेलिस्ट में है, जो प्लेलिस्ट बना है क्लास 12 का फिजिक्स का हिंदी मीडियम। ठीक है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आवेश के मात्रक के बारे में, यानी आवेश के मात्रा के बारे में, कुछ और उसके बारे में जानेंगे। ठीक है। फिर आवेश का क्वांटमीकरण। ठीक है। तीसरा है कूलाम का नियम, कूलाम के नियम के बारे में पढ़ेंगे। और चौथा पढ़ेंगे कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। इंग्लिश भी आप याद कर सकते हैं। आवेश का मात्रक का मतलब आवेश के मात्रक यानी यूनिट ऑफ चार्ज, आवेश का क्वांटमीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कूलाम का नियम, कूलाम्स लॉ, कूलाम के नियम का सदिश निरूपण, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ। ठीक है। ये चार चीज़ें आज हम कवर करेंगे। ठीक है। हो सकता हो ये जो चौथा है, अगर वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो चौथा हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है। ये नहीं, इस नियम को प्रूव करेंगे। नहीं तो अगर वीडियो अगर कम ही लेंथ का बनता है तो हम चारों ले लेंगे। ठीक है। तो हम इसको मूव आउट कर दे रहे हैं। पहला स्टार्ट कर रहे हैं आवेश के मात्रक के बारे में। ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का वीडियो नंबर ये दूसरा है। चलिए आवेश के मात्रक के बारे में बात कर लेते हैं। अब मात्रक क्या होता है ये तो आपको पता होगा। जैसे दोस्तों हमें लंबाई नापना है तो लंबाई हम कैसे नापते हैं? मीटर में नापते हैं। जैसे हमें कुछ ही लेना है तो हम कहेंगे भैया 1 मीटर कपड़ा दे दो, या 2 मीटर कपड़ा दे दो, या 3 मीटर कपड़ा दे दो। हम ये नहीं कहते हैं ना कि 1 लंबाई दे दो, 2 लंबाई दे दो, 3 लंबाई दे दो। तो ठीक उसी प्रकार से आवेश को अगर हमें मापना होगा इसे कि कितना आवेश है, तो उसे हम मापने के लिए एक मात्रक बनाना होगा ना। तो उस मात्रक को हम क्या कहते हैं? कूलाम कहते हैं। जो इसका एसआई मात्रक है वो क्या होता है? कूलाम होता है। जैसे कि हम आलू लेने गए, वहाँ पर कहेंगे कि एक किलो आलू, 2 किलो आलू, 3 किलो आलू। उसी प्रकार से आवेश का जो मात्रक होता है वो कूलाम होता है। ठीक है। अब ये कूलाम आया कहाँ से, पढ़ लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। ठीक है। दरअसल ये जो कूलाम आया, तो कूलाम एक साइंटिस्ट थे जो कि दो आवेशों के बीच, जो कूलाम का नियम ही पढ़े थे ना, तो वही कूलाम एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे जिन्होंने दो आवेशों के मध्य लगने वाले बलों का गणना किया था, उसका सूत्र दिया था, फॉर्मूला दिया था। उन्हीं के नाम पर आवेश का मात्रा कूलाम रख दिया गया, आवेश का मात्रा कूलाम रख दिया गया। ठीक है। उसके बाद जैसे कि एक आप फार्मूला पढ़े होंगे, वैद्युत धारा इक्वल टू वैद्युत आवेश। एकदम धीमा धीमा से पढ़ेंगे। ठीक है। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आराम से पढ़ेंगे। वैद्युत आवेश बटा समय। ठीक है। अगर यहाँ से हम वैद्युत आवेश इस साइड करें और वैद्युत धारा को यहाँ पर करें, तब क्या हो जाएगा? तब यहाँ पर हो जाएगा वैद्युत आवेश इक्वल टू, मान लीजिए ये भी मान सकते हैं आपकी वैद्युत धारा है, ये समय भाग में है, यहाँ पर कहीं गुणा में हो जाएगा, तो वैद्युत धारा इंटू समय हो जाएगा। वैद्युत धारा इंटू क्या हो जाएगा भैया? समय हो जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद अगर वैद्युत आवेश का मात्रक लिखें तो हमको सबसे पहले वैद्युत धारा का मात्रक लिखना होगा और समय का मात्रक लिखना होगा, और दोनों को जब गुणा कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? वैद्युत आवेश का मात्रक मिल जाएगा। तो देखिए वैद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर। धारा हम किस में नापते हैं? एम्पियर में। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? एम्पियर हो जाएगा, एम्पियर। ओके। ठीक है। और समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड होता है, तो यहाँ पर सेकेंड हो जाएगा। आप वीडियो में बने रहिएगा, आपको इजीली समझ में आएगा। ठीक है। एम्पियर इंटू सेकेंड। अब इस एम्पियर इंटू सेकेंड को बार बार हम एम्पियर इंटू सेकेंड न कहकर इसे हम कूलाम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? कूलाम। यानी कि जो आवेश का मात्रक हो गया वो क्या हो गया? कूलाम। ये कूलाम कैसा है? एसआई मात्रक है। आवेश का एसआई मात्रक क्या है? कूलाम है। इस कूलाम को हम बड़ा वाले सी से डिनोट करते हैं। इस कूलाम को हम क्या करते हैं? बड़ा वाले सी से लिखते हैं। ठीक है। आवेश को जानते हैं किससे प्रदर्शित करते हैं?
आवेश को देखो, आवेश का जो सिंबल है या आवेश का संकेत है, या तो छोटा क्यू से लिख सकते हैं, ठीक है, दिख रहा है कि नहीं, या तो छोटा क्यू से लिख सकते हैं, नहीं दिख रहा है, आवेश को या तो छोटा क्यू से लिख सकते हैं या तो बड़ा वाले क्यू से आवेश को लिख सकते हैं, और कूलाम को बड़ा वाले सी से, ठीक है। अब देखिए ये होता क्या है कि कूलाम के कुछ छोटे मात्रक हैं, कुछ बड़े मात्रक हैं। जैसे मीटर के भी कुछ छोटे मात्रक होते हैं, कुछ बड़े मात्रक होते हैं। जैसे कि दूरी को हम सेंटीमीटर में भी नापते हैं, मिलीमीटर में भी नापते हैं, और दूरी को किलोमीटर में भी नापते हैं, ठीक है, मीटर में भी नापते हैं। तो कुछ छोटे मात्रक कुछ बड़े मात्रक हैं कि नहीं, उसी प्रकार से कूलाम के भी कुछ छोटे मात्रक होते हैं, कुछ बड़े मात्रक होते हैं। तो सबसे पहले कूलाम के नहीं, आवेश के, ठीक है। तो आवेश के सबसे बड़े मात्रक के बारे में बात कर लेते हैं। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, तो भैया आवेश का जो सबसे बड़ा मात्रक होता है उसे बोलते हैं फैराड। फैराड यानी ये आवेश का सबसे बड़ा मात्रक है, जिसे हम बड़े एफ से डिनोट करते हैं। एक फैराड बराबर होता है 9650 कूलाम, सीमिस, बड़ा वाला सीमिस कूलाम। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि एक फैराड बराबर कितना कूलाम होता है। जनरल एक फैराड भी बहुत बड़ा मात्रक है आवेश का, और कूलाम भी बहुत बड़ा मात्रक है आवेश का। इन दोनों का ज़्यादा हम यूज नहीं करते हैं, कुछ छोटे मात्रक इसको जो हम बताते हैं उसका बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। तो एक फैराड बराबर होता है 9650 कूलाम होता है। अगर छोटे मात्रक की बात करें, आवेश के सबसे बड़ा मात्रक, अगर आवेश के छोटे मात्रक के बारे में बात करें, आवेश के छोटे मात्रक, ठीक है, जो कि हमें ज़्यादा यूज करना है। तो छोटे मात्रक का तो पहला यूज करना हमें 1 माइक्रो कूलाम, इसे पढ़ते हैं 1 माइक्रो कूलाम। तो 1 माइक्रो कूलाम बराबर 10⁻⁻6 कूलाम होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा इसी का हमें यूज करना है। देखिए इसका हमें यूज करना है ज़्यादातर क्वेश्चन में। उसके बाद जो दूसरा होता है वो होता है एक पिको कूलाम या एक नैनो कूलाम। एक पिको कूलाम, एक पिको कूलाम कितना होता है, 10⁻12 कूलाम होता है। अब एक नैनो कूलाम कितना होता है, तो एक नैनो कूलाम 10⁻9 कूलाम होता है। उसके बाद एक मिली कूलाम कितना होता है, तो 10⁻3 कूलाम होता है। तो ये कूलाम आवेश का सबसे बड़ा मात्रक है, और ये आवेश के कुछ छोटे मात्रक है जो कि आपको याद करना होगा। इतना बात समझ में आया। आवेश का SI मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, फैराड होता है। छोटा मात्रक क्या होता है, माइक्रो कूलाम, पिको कूलाम, नैनो कूलाम। यह है माइक्रो कूलाम, नैनो कूलाम, पिको कूलाम, माइक्रो कूलाम, ठीक है। नहीं, इसे मिली कूलाम बोलते हैं, इसे मिली कूलाम बोलते हैं, ये माइक्रो कूलाम है। एक माइक्रो कूलाम बराबर 10⁻6 कूलाम, सबसे ज़्यादा इसी का यूज करेंगे हम। अब उसके बाद कोई मान लीजिए बॉडी है, अगर उस पर हम 1 कूलाम आवेश दे दिए, कितना दे दिए, 1 कूलाम आवेश दे दिए, या 2 कूलाम या 3 कूलाम या 4 कूलाम आवेश दे दिए, तो उस बॉडी पर आवेश देने का क्या मतलब है। किसी बॉडी को अगर हम आवेशित कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि उस पर इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं या तो इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं। अगर ये बॉडी है, यही मान लीजिए ये 2 बॉडी है, अगर इसे हमें चार्ज करना है, इसे हमें चार्ज करना है, एक ही बॉडी को अगर चार्ज करना है तो इसमें क्या करेंगे, या तो कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल लेंगे। अगर कुछ इलेक्ट्रॉन इस बॉडी में से निकालेंगे तो ये बॉडी प्लस चार्ज हो जाएगी, ठीक है। अगर कुछ इलेक्ट्रॉन इस बॉडी में डालेंगे तो ये बॉडी क्या हो जाएगा, माइनस चार्ज हो जाएगा। यानी कि जो चार्ज बॉडी होगा, इलेक्ट्रॉन अगर उस पर अधिक होंगे तो क्या होगा, निगेटिव चार्ज होगा। इलेक्ट्रॉन कम होंगे प्रोटॉन से तो पॉजिटिव चार्ज होगा। यहाँ पे एक बात हम आपको बता देना चाह रहे हैं कि देखिए इलेक्ट्रॉन को जैसे हम देख नहीं सकते अपनी आँखों से, इलेक्ट्रॉन को हम देख नहीं सकते कि इलेक्ट्रॉन कैसे तार में से जा रहे हैं। जैसे ये लाइन है, लाइन जो जल रहा है लाइट ऊपर, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन कैसे जा रहे हैं उसे हम देख नहीं सकते। जैसे कि आपको एक बता दें एक बात कि मान लीजिए कोई 100 वाट का बल्ब है, कितना, 100 वाट का बल्ब है, 100 वाट का बल्ब है, तो 3 × 2 10⁸ मतलब 18, 3.2 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन
1 सेकेंड में 1 सेकेंड में एक कोने से निकल कर दूसरे कोने में जाएंगे। देखिए इसका क्या मतलब है कि अगर हम 100 इलेक्ट्रॉन का कोई बल्ब ले लिए, जैसे यहाँ पर बल्ब हम ड्रा कर दे रहे हैं, ठीक है, ये हमारा 100 वाट का क्या है, बल्ब है, ठीक है, 100 वाट का क्या है, बल्ब है। अगर हम यहाँ से इसे करंट दे रहे हैं, यहाँ से इसे हम यहाँ पर करंट दे रहे हैं, यानी लाइन यहाँ से दे रहे हैं, तो 1 सेकेंड में यहाँ से निकल कर यहाँ तक जो इलेक्ट्रॉन जाते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक इलेक्ट्रॉन जाते हैं, उनकी संख्या इतनी होती है, यानी 3.2 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन। अब 1 सेकेंड में यहाँ से निकलकर इतना इलेक्ट्रॉन इस तार के कोने पर से निकलकर यहाँ पर जाएंगे, तो उसे हम देख तो सकते नहीं। तार में मान लीजिए तार के अंदर इलेक्ट्रॉन जा रहा है और तार ऊपर से उसका कवर नहीं है, तब तो उसे हम देख ही नहीं सकते, वो अंदर से जा रहा है। लेकिन यहाँ पर भी हम नहीं देख सकते क्योंकि ये इतना तेज़ी से जाता है, लेकिन वो उसका हम अनुभव करते हैं कि इलेक्ट्रॉन वहाँ पर जाता है, जिसके वजह से यहाँ पर एक विशेष प्रकार के मटेरियल लगा होता है, ठीक है, जिसकी वजह से वो चमकता है, रोशनी देता है। तो 1 सेकेंड में इतना इलेक्ट्रॉन निकलकर इस कोने से इस कोने जाते हैं, तो ये उसे हम देख नहीं सकते, इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा पार्टिकल है। तो ये थोड़ा सा बात रह गया, आप लिख सकते हैं कि 1 सेकेंड में इतने इलेक्ट्रॉन निकलकर जाते हैं। और दूसरा बात, अगर बात करें कि हम 1 कूलम आवेश किसको कहेंगे, जैसे हम कोई बॉडी है, ये मान लीजिए कोई बॉडी है, इस पर हम कितना इलेक्ट्रॉन दे दें, कि इस पर 1 कूलम माइनस आवेश आ जाए, 1 कूलम माइनस आवेश आ जाए, या इस बॉडी से कितना इलेक्ट्रॉन निकाल दें कि इस बॉडी पर 1 कूलम प्लस आवेश आ जाए, ठीक है। जैसे आपको बता दे रहे हैं कि 1 कूलम आवेश में 6.25 × 10⁸80 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर किसी बॉडी को हम 1 कूलम आवेश दे रहे हैं, मीन्स उसको इतना इलेक्ट्रॉन हम क्या करेंगे, देंगे। अगर किसी बॉडी को हम 1 कूलम उस पे से क्या कर रहे हैं, 1 कूलम आवेश से दे कर ना 1 कूलम उससे आवेश ले रहे हैं, 1 कूलम आवेश लेने का मतलब उसमें से इलेक्ट्रॉन हम निकालेंगे, तो उसमें से इतना इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उस पर 1 कूलम क्या हो जाएगा, धन आवेश आ जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन देंगे तो कौन सा आवेश आएगा, ऋण आवेश। जब इलेक्ट्रॉन लेंगे उससे तो उस पर कौन सा आवेश आएगा, धन आवेश आएगा। तो ये आप याद रख सकते हैं कि 1 कूलम आवेश में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। ये तो हो गया आवेश के मात्रक के बारे में, ये थोड़ा छोटी छोटी जानकारियां हैं, इसको रख सकते हैं आप। इसके बाद हम अगला नेक्स्ट पे जाते हैं, कूलाम के नियम के बारे में, आवेश का क्वांटीकरण उसे देखते हैं। देखिए अब आवेश का क्वांटीकरण देख रहे हैं, यानी क्वांटिजाइजेशन देखने हैं। आवेश का क्वांटीकरण या क्वांटाइजेशन के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए क्वांटमीकरण का मतलब क्वांटिटी मतलब क्या, मात्रा, किसी चीज़ पर मात्रा डिफाइंड करना। जैसे कोई पार्टिकल है, उस पर मैंने इलेक्ट्रॉन दे दिए, मान लीजिए उस पर 1,00,000 इलेक्ट्रॉन दे दिए। ये यहाँ पर एक पदार्थ है, इस पर मैंने 1,00,000 इलेक्ट्रॉन दे दिया, ठीक है। तो इस पर कितना आवेश आएगा, 1,00,000 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो कितना आवेश आएगा, ठीक है। नहीं, आवेश का क्या बताना है, क्वांटिटी बताना है कि कितना आवेश आएगा। उसी को गणना करेंगे हम इस वीडियो में। गणना करने का एक फॉर्मूला देखेंगे। तो इसका जो परिभाषा है वो बहुत ही सिंपल है। किसी वस्तु पर कुल आवेश, कोई जो वस्तु है, ये मान लीजिए कोई वस्तु है, इस पर कुल आवेश 1 इलेक्ट्रॉनों के आवेशों का पूर्ण गुणज होता है। अब ये क्या होता है, यहाँ से आप समझ सकते हैं अगर नहीं आया तो। जैसे किसी वस्तु पर कुल आवेश
अभी हम आपको बताएं कि आवेशों को हमने या छोटा क्यू या बड़ा क्यू से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर छोटा क्यू हम ले लेते हैं, बड़ा क्यू कोई भी ले सकते हैं। और कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन यानी एक इलेक्ट्रॉन यानी एन मतलब क्या है, पूर्ण गुणज है ना, ये वो पूर्णांक संख्या है, इंटू ई, यानी किसी वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश एक इलेक्ट्रॉनों के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। Q इजुकल टू एन ई प्लस माइनस Q इजुकल टू एन ई, ये है आवेश का क्वांटीकरण का ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला। ठीक है, ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला ये है। ब्रह्मास्त्र मूवी देखेंगे नहीं? देखिए Q इजुकल टू प्लस माइनस एन इंटू ई, जहाँ Q क्या है लिख दे रहे हैं, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, रुको एक मिनट। जहाँ Q क्या है, आवेश, या हम बोल सकते हैं कुल आवेश, ठीक है, कुल आवेश। और ई क्या है भैया, ई है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, नहीं पता है? देखिए तब एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो होता है 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलाम। इसी को कूलाम पढ़ते हैं ना, तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश इतना होता है। जैसे हम आपसे पूछें कि किसी से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, कोई बॉडी उस पर से एक इलेक्ट्रॉन क्या करिए निकाल लिए, तो उस पर कितना आवेश आएगा, इतना प्लस आवेश आएगा। इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, हम बोले कि किसी बॉडी से हम किसी बॉडी को हम 10 इलेक्ट्रॉन दे दिए, ये मान लीजिए कोई बॉडी है, इसको हम 10 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो इस पर कितना आवेश आएगा, तो 10 को इससे गुणा कर देंगे, तो जो आवेश आएगा उतना इस पर क्या आएगा, आवेश आएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, यही होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। क्यों क्या है, कुल आवेश है। और यहाँ पर जो है n है, n छोटा वाला n जो है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों क्या है, संख्या है। यहाँ बस एक चीज़ आपको ध्यान देना होगा कि जो n का वैल्यू है वो हमेशा गुणज के रूप में होगा। जैसे n का वैल्यू 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, यानी इस n का वैल्यू कभी भी 1 से कम नहीं होगा, 1 से कम नहीं होगा। मीन्स कि 1 से जैसे कि 0.25, 0.30, 0.50, ये कभी नहीं होगा। और सुनिए, इस n का वैल्यू कभी भी बटे में नहीं होगा, जैसे कि 1/2n, 1/3n, 1/4n। क्यों नहीं होगा, क्योंकि n एक क्या है, ये एक मूल आवेश है। मूल आवेश मतलब सबसे छोटा आवेश, प्रकृति का सबसे छोटा आवेश, यानी सबसे छोटा पार्टिकल क्या है, आवेश। अगर किसी को हम इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, या तो उसे 1 इलेक्ट्रॉन, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5, किसी को हम उसको तोड़कर नहीं दे सकते। आधा इलेक्ट्रॉन तोड़कर हम दे ही नहीं सकते। जैसे इस n का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, इस n का वैल्यू, n का जो वैल्यू है यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या, या तो 1 हो सकता है ±1, ठीक है, या तो प्लस माइनस क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, या तो प्लस माइनस क्या हो सकता है, 3 हो सकता है। ठीक है, होल नंबर होगा। होल नंबर समझते हैं ना, माइनस भी आता है प्लस भी आता है, लेकिन संख्या में आता है, वो कभी आधा टुकड़ा ये सब करके नहीं आता है। तो ये इसका वैल्यू हम यहाँ पर रख सकते हैं। लेकिन n का वैल्यू कभी भी हम ±1.5 इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकते, ±6.3 इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकते, या 5/2 इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकते, प्लस माइनस। ठीक है, ये सही है और ये गलत है, ये चीज़ हम नहीं ले सकते। ठीक है, इलेक्ट्रॉन खुद एक सबसे छोटा पार्टिकल है, तो इलेक्ट्रॉन को तोड़कर थोड़ी नाप लेंगे। इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा पार्टिकल है, तो इलेक्ट्रॉन को तोड़कर किसी को नहीं देंगे, या तो 1 इलेक्ट्रॉन, या तो 2 इलेक्ट्रॉन, या तो 3 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का पूरे गुणज के रूप में बढ़ेगा। ठीक है, होल नंबर रहेगा।
और इस प्लस का क्या मतलब है कि किसी बॉडी से अगर हम इलेक्ट्रॉन लेंगे तो उस पर ये फार्मूला लगाएंगे, तो क्या लगाएंगे, यहाँ पर प्लस लिखेंगे, प्लस Ne लगाएंगे। अगर किसी को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं यानी उस पर निगेटिव चार्ज हो जा रहा है तो वहाँ पर इस प्लस को ना लिख कर ये माइनस लिखेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा हम क्या कह रहे हैं, ठीक है। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों ने, जैसे कि अमेरिका के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये पता लगाया कि इलेक्ट्रॉन से भी छोटा पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन से भी छोटा कण होते हैं, जिसे कि डाउन क्वार्क, अप क्वार्क और डाउन क्वार्क कहते हैं, ठीक है। अप क्वार्क और डाउन क्वार्क इन पे भी चार्ज होता है, ये इलेक्ट्रॉन से क्या होते हैं, छोटे होते हैं, लेकिन इनको हम मेजरमेंट अभी नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन से छोटे होते हैं, अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में पाए जाते हैं, ठीक है। और ये भी घर्षण कराने पर निकलते हैं, निकल कर किसी दूसरे बॉडी में जाएंगे, लेकिन बहुत कम समय के लिए जाएंगे, या कहें नैनो सेकेंड के लिए जाएंगे और वहाँ से तुरंत गायब हो जाएंगे। इसीलिए हम इसे नहीं पढ़ते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या जाता है, वो गायब नहीं होता है जब तक कि उसे दूसरे बॉडी पर ट्रांसफ़र न किया जाए, ठीक है। तो ये जो आवेश का क्वांटिटी का फॉर्मूला है Q = प्लस माइनस Ne, प्लस जब किसी से इलेक्ट्रॉन लेंगे तो प्लस लिखेंगे, जब किसी पे इलेक्ट्रॉन देंगे तो माइनस लिखेंगे। यहाँ पर ये छोटा सा फॉर्मूला रहा। हाँ, और इस पे क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन इस पे बनते हैं, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी कुछ 1-2 क्वेश्चन हमारे बोर्ड पर भी बनेंगे। तो ये पहला छोटा सा नियम है, और कुछ एक बारे में 1 मिनट थोड़ा सा हम देख लेते हैं, ठीक है। ये ख़त्म हो गया यहाँ से। अब हम इसके बाद क्या देखेंगे, कूलाम के नियम, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कूलाम का नियम। हाँ, तब देखिए ये क्या है, कूलाम्स लॉ है। देखो जो कूलाम का नियम है वो क्या है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, कूलाम का नियम, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं। इस पर बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। इसके जो नेक्स्ट वीडियो आएगा ना, उस पर हम देखिए क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लेंगे। जैसे कि पहला क्वांटीकरण पर, कूलाम के नियम पर, सदिश निरूपण पर कुछ अच्छे हम क्वेश्चन लेंगे। NCERT के भी क्वेश्चन रहेंगे। तो पहले हम इसे पढ़ लेते हैं, कूलाम का नियम क्या होता है। उसके लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है एक एस्टीमेट, जो इसका परिभाषा है कूलाम के नियम का, ठीक है, ताकि ज़्यादा समय हमें न लगे। देखिए, कूलाम के नियम को पढ़ने से पहले हम एक नियम के बारे में आपको बताते हैं, एक लॉ के बारे में बताते हैं, जिसे न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम कहते हैं। आप पढ़े होंगे न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स। न्यूटन ने क्या बताया था कि दो द्रव्यमानों के बीच आपस में एक बल लगता है, जो कि निर्भर करता है दोनों के द्रव्यमान पर, कि इसका कितना द्रव्यमान है, इसका कितना द्रव्यमान है, और द्रव्यमान पर ही निर्भर करता है, और दोनों के बीच एक फोर्स लगता है। उस फोर्स को हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। जैसे पृथ्वी पर हम चल रहे हैं तो पृथ्वी भी हम पे एक बल लगा रही है, हम पृथ्वी पर भी एक बल लगा रहे हैं। पृथ्वी का बल बहुत ज़्यादा है, जिसके वजह से पृथ्वी हमें अपनी ओर खींच ली है, रख ली है, ठीक है। तो ये कौन सा फोर्स की वजह से हम पृथ्वी पर चल रहे हैं या टिके हैं, तो गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से। अगर इस पेन को या इस मार्कर को अगर हम नीचे छोड़ते हैं तो ये मार्कर नीचे गिर जाता है, ठीक है। मिस नीचे गिरता है, ये कोई ना फोर्स है ना उसको खींचने वाला। आखिर ये नीचे गिर रहा है, मतलब क्यों गिर रहा है, कोई बल होगा ना, तो उसे गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। जिसे आप सुने होंगे न्यूटन की जो सर पे एप्पल गिरा था, उन्होंने ये सोचा कि ये जो एप्पल है नीचे क्यों गिरा, ये ऊपर क्यों नहीं चला गया। तो वहाँ से इन्होंने खोजा था गुरुत्वाकर्षण की। पृथ्वी के पास एक क्या होती है, शक्ति होती है, जो कि हर एक पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करती है, और वो शक्ति निर्भर करता है द्रव्यमान पर, कि उसका द्रव्यमान कितना है। जिसका जितना ज़्यादा द्रव्यमान होगा उसके पास ग्रेविटी शक्ति यानी गुरुत्वाकर्षण बल उतना ही ज़्यादा होगा। पृथ्वी हमारी बहुत बड़ी है तो इसका गुरुत्वाकर्षण बल बहुत बड़ा है। जैसे सन का भी गुरुत्वाकर्षण बल है, जिसकी वजह से पृथ्वी टिका हुआ है, पृथ्वी को खींच रहा है। सन के चारों ओर क्या कर रहे हैं, सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं, किससे, गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से। क्योंकि जो सूर्य का वेट है यानी द्रव्यमान है बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से सब पिंड पर गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा है, ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में पता हो चुका था। उसके बाद कूलाम ने, यानी जब हमें आवेश के बारे में पढ़ा तो हमने देखा जब आवेश को घर्षण कराते हैं तो आवेश भी छोटे छोटे पार्टिकल को खींचने लगता है, यानी उसके पास भी एक बल आ गया, उसके पास भी क्या आ गया, एक बल आ गया। तो इसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। तो एक बार देख लेते हैं गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में थोड़ा सा, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा, आप पढ़े होंगे कक्षा 11 में कि F यानी कि फोर्स, G मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, वो निर्भर किस पे करता है, देखिए यहाँ पर 1/r²।
यानी कि जो फोर्स होता है वो क्या होता है, समानुपाती होता है, सॉरी व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो एफ होता है आर का क्या होता है, आर के स्क्वायर का व्युत्क्रमानुपाती होता है। एफ जी यानी ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो समानुपाती होता है m1 m2 के, यानी मास के समानुपाती होता है। आर पे एफ निर्भर करता है, जस जस हम दूरी बढ़ाएंगे तस तस फोर्स का मान क्या होगा, घटता जाएगा। जस जस हम दोनों मास बढ़ाएंगे यानी दोनों का द्रव्यमान बढ़ाएंगे तस तस फोर्स क्या होगा, बढ़ता जाएगा। उसके बाद अगर एफ प्रोपोर्शनल टू अगर जी ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पर लिखें m1 m2 अपान आर स्क्वायर। अब इसे यहाँ पर हमें हटाना है तो यहाँ पर एक गुरुत्वाकर्षण नियतांक आएगा जिसे हम जी बोलते हैं। तो F इजुकल टू जी m1 m2 अपान आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला कौन सा हो गया, दो मासों के बीच लगने वाला बल का ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है, जिसे सर न्यूटन ने बताया था, ठीक है। यहाँ पर g का मान हम 10 लेंगे या तो 9.1 लेंगे। ये जो g का मान है या तो हम 10 लेते हैं या 9.8 लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर m1 m2 क्या है, मास है, r क्या है, दो मासों के बीच दूरी है, g का मान क्या है, नियत है। ये g का मान चेंज कभी भी नहीं होगा, चाहे इस दो पदार्थ को यानी जो दो पदार्थ हैं इसे हम किसी भी माध्यम में रख दें। अब देखिए ये जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है और जो कूलाम का नियम है ये दोनों रिलेटेड नियम है, लेकिन एक उसमें थोड़ा सा एरर है, वो हम बता रहे हैं, पहले लिख दे रहे हैं यहाँ पर हम। ये तो कौन सा फॉर्मूला हो गया, गुरुत्वाकर्षण का फॉर्मूला हो गया, लेकिन जो कूलाम का नियम है इसी के बेस पे कूलाम का नियम बना हुआ है। क्यों, क्योंकि ये इसमें भी दो फोर्स यानी दो मास मिल रहे हैं और उसके दूरी पर निर्भर कर रहा है, इसमें भी दो आवेश मिलेंगे और वो उसका फोर्स निर्भर किस पे करेगा, उसके दूरी पर निर्भर करेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर एफ ई मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/r स्क्वायर के, ठीक है। और उसके बाद एफ ई इलेक्ट्रिक फोर्स होता है समानुपाती होता है Q1 Q2 क्या है, आवेश की मात्रा है, दो आवेश का। और उसके बाद जब एफ ई यानी इलेक्ट्रिक फील्ड Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। फाइनली हमारा ये बन गया, ठीक। ये फर्स्ट मान लीजिए, ये सेकेंड। आप कह सकते समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से ये बन गया। उसके बाद इस चिन्ह को हमें हटाना है, इस चिन्ह को क्या करना है, हटाना है। तब हम यहाँ पर क्या लगाएंगे कि एफ ई इजुकल टू सी Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। अब ये बना हमारा फॉर्मूला थोड़ा सा अच्छा, ठीक है। अब देखिए जो C है इसे बोलते हैं कूलाम नियतांक। C को क्या बोलते हैं, कूलाम नियतांक। ये जो C है ये क्या है, कूलाम नियतांक। और जो Q1 Q2 क्या है, आवेश है, Q1 एंड Q2 बिंदु आवेश है, ठीक है, स्थिर बिंदु आवेश यानी दोनों रुके हुए हैं, स्थिर बिंदु आवेश है, स्थिर बिंदु आवेश। और जो R है दो आवेशों के बीच की दूरी है, दो आवेशों बीच की दूरी, दो आवेशों के बीच की क्या है, दूरी है। C क्या है, कूलाम नियतांक है। जिस तरीके से G यहाँ यूज हुआ उसी तरीके से यहाँ C यूज हुआ, ठीक है। लेकिन तो इन दोनों फॉर्मूलों में, इन दोनों जो सूत्र है, फॉर्मूला है, इनमें एक डिफरेंट बहुत बड़ा है। जैसे वो बहुत बड़ा डिफरेंट ये है कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है ये माध्यम पर डिपेंड नहीं करता, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल माध्यम पर डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब ये है कि ये मान लीजिए कोई माध्यम हो गया, ठीक है, ये कोई माध्यम हो गया और यहाँ पर मैंने एक मास रखा यानी एक द्रव्यमान रखा और यहाँ पर भी एक द्रव्यमान रखा। तो इन दोनों द्रव्यमानों के बीच क्या लगेगा, एक बल काम करेगा। पहले इसे हम रख देते हैं एयर में, हवा में।
तो इसमें एक बल काम करेगा, ठीक है, एक फोर्स लगेगा इसमें ना। मान लीजिए वो फोर्स x है, x न्यूटन है, ठीक है। अब अगर इसी दोनों फोर्स के बीच सेम डिस्टेंस में किसी माध्यम को लिया कर रख दें, मान लीजिए ये कोई माध्यम है, कोई माध्यम में पानी, ऑयल वगैरह ये सब मान लीजिए, कागज वगैरह, तब भी जो इसके दोनों के बीच फोर्स लगेगा वो x न्यूटन ही लगेगा, बल कम नहीं होगा। साफ साफ अगर हम शब्दों में बताएं तो गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है वो माध्यम पर डिपेंड नहीं करता है, यानी आप उसे किसी भी माध्यम में रख देंगे बल हमेशा सेम लगेगा, चाहे हवा में रख दे, चाहे जल में रख दे, चाहे किसी ऑयल में रख दे, चाहे किसी अन्य माध्यम में रख दे, चाहे मोम में रख दे, तो गुरुत्वाकर्षण बल चेंज नहीं होगा, जितना उस पर बल लगेगा उतना ही बल लगेगा, ठीक है। उसके बाद लेकिन जो ये कूलाम का नियम है, ठीक है, जो कूलाम का नियम है यानी इलेक्ट्रिक जो फोर्स है, इलेक्ट्रिक जो फोर्स है, ये निर्भर किस पे करता है, ये निर्भर करता है माध्यम पर, कि आप उसे किस माध्यम में रख रहे हैं, ठीक है, ये निर्भर करता है माध्यम पर। अगर ये दो आवेश हैं, एक प्लस है, ये भी मान लीजिए प्लस है, दोनों प्लस प्लस आवेश है, इसे हम हवा में रख दिए, एयर में रख दिए इस समय, ठीक है, यहाँ पर, तो इन दोनों के बीच जो बल लगेगा अच्छा खासा बल लगेगा, ठीक है। फिर इन्हीं दोनों आवेशों को उठाएं, सेम डिस्टेंस पर हम किसी ऑयल में डुबा दिए इसे, तब इन दोनों के बीच जो बल लगेगा वो हवा के सापेक्ष कम लगेगा। जितना हवा में बल लग रहा था, एयर में जितना बल लग रहा था, उसके हिसाब से जब किसी माध्यम में डिबोएंगे तो इन दोनों के बीच बल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यानी कि जो ये निर्भर कर रहा है, जो निर्भर कर रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो निर्भर कर रहा है किस पर निर्भर कर रहा है, माध्यम पर निर्भर कर रहा है कि आप उसे किस माध्यम में रख रहे हैं, ठीक है। उसके बीच कोई भी माध्यम हो सकता है, जैसे ये भी हो सकता है, यहाँ पर दो आवेश है, मान लीजिए ये प्लस आवेश है, ये भी प्लस आवेश है, दोनों एक दूसरे को हवा में 10 न्यूटन से प्रतिकर्षित कर रहे हैं, 10 न्यूटन से मान लीजिए दूर हो रहे हैं। अगर इन दोनों के बीच हम माध्यम रख देंगे तो अब इन दोनों बीच दूर हो रहे हैं ना, तो अब जो 10 न्यूटन से दूर हो रहे थे अब ये 5 न्यूटन से हो गए, 3 न्यूटन से होंगे, 2 न्यूटन से होंगे, उसे हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा है वो कौन कम कर देता है, कौन कम कर देता है, ये कहाँ गया, हाँ माध्यम उसे क्या करता है, कम कर देता है। लेकिन गुरुत्वाकर्षण फोर्स में माध्यम पर डिपेंड नहीं है, किसी भी माध्यम में आप रखेंगे फोर्स सेम लगेगा। यहाँ माध्यम का लोचा है कुछ, तो इसको हम सॉल्व करेंगे कि माध्यम कौन सा हो सकता है और किस माध्यम में हम फोर्स निकालेंगे तो सबसे अधिक होगा, किस माध्यम में फोर्स निकालेंगे तो सबसे कम होगा। दो आवेशों को बात करें कि दो आवेशों को अगर हम हवा में छोड़ दें ऐसे, तब इस पर मस्त फोर्स लगेगा, एकदम अच्छा फोर्स लगेगा। लेकिन जहां इन दोनों आवेशों के बीच कोई भी माध्यम रखें, कोई भी माध्यम, हवा के सापेक्ष दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं, अगर नहीं समझ में आया तो, ठीक है। चलिए अच्छा, वो हम आगे एग्जाम्पल देंगे। इतना आपको समझ में आया। सी क्या है, कूलाम नियतांक है, ठीक है। Q1 Q2 का स्थिर बिंदु, दो आवेश है यहाँ पर। अब हम सोच रहे हैं कि हम इसे मिटा दें, इसे हम क्या कर दें, मिटा दें, इसे हम मोप आउट कर दे रहे हैं। इसे भी मिटा दे रहे हैं, ठीक है, आप उतार सकते हैं। यह परिभाषा है कूलाम के नियम का। अब इसमें एक चीज यूज होती है जिसका नाम है परमिटिविटी। इसमें जो एक चीज यूज होती है परमिटिविटी, डाई इलेक्ट्रिक, ठीक है। ये दो चीज इसमें यूज होता है जो कि आपको समझना है, यानी कि पैरावैद्युतांक और वैद्युतशीलता। पैरावैद्युतांक, वैद्युतशीलता के बारे में आपको जानना है। ये दो चीज जान जाएंगे तो कूलाम का नियम एकदम इजीली आपको समझ में आ जाएगा। तो पहले दो चीज थोड़ा सा एस्टीमेट लिखना है, तो इसके लिए हम लिख दे रहे हैं। चलिए देखिए, मैंने ये लिख दिया कि विद्युतशीलता क्या होता है, ठीक है। देखिए विद्युतशीलता क्या होता है, कि विद्युतशीलता यानी परमिटिविटी क्या होता है। देखिए किसी पदार्थ का वह गुण, किसी पदार्थ का वह गुण जो उस पदार्थ में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित विरोध की माप को वैद्युतशीलता कहते हैं। इसका मतलब क्या, थोड़ा सा सही नहीं लग रहा होगा आपको पढ़ने में, ठीक है। ये हम कहना क्या चाह रहा है, हम ये बता रहे हैं। ये बोला कि कोई भी पदार्थ है, ठीक है, कोई भी पदार्थ है, अगर उसके अगल बगल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पर, और उसके अंदर से वैद्युत क्षेत्र जा रहे हैं, इंटर कर रहे हैं, इधर से आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो कितना आ रहे हैं, जा रहे हैं, उसी के माप को हम क्या कहते हैं, वैद्युतशीलता कहते हैं।
विद्युतशीलता कहते हैं या वैद्युतशीलता भी कहते हैं। वही यहाँ पर सही से पढ़ेंगे तो अब क्या करा है, किसी पदार्थ का वह गुण, कोई पदार्थ का एक गुण होता है ना यार, कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ मतलब बीच में पदार्थ भरे हैं, ये क्या है, दो आवेश है, बीच में पदार्थ भरे हैं, दो आवेश है, तो कह रहा है वही कि किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें से निकल कर जा रहे हैं उसे प्रदर्शित करता है, उसे रोकता है, उसका वह गुण जो उसे रोकता है उसी को क्या कहते हैं, विद्युतशीलता कहते हैं। जैसे अगर नहीं समझ में आया तो एक और यहाँ समझिए, यहाँ पर दो मैंने आवेश ले लिया, ठीक है, दो आवेश ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने एक माध्यम रख दिया, मान लो ए आवेश है प्लस, ए आवेश है माइनस, ठीक है, ये बीच में क्या है, माध्यम है। अब हम ये मान लेते हैं अपने से कि ये प्लस वाला इसे खींचने के लिए 100 लाइन भेजा, कितना लाइन यहाँ से भेजा, 100 लाइन नहीं, 100 ज़्यादा भी, मैंने 10 लाइन यहाँ से भेजा, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, कितना लाइन भेजा, 4 लाइन भेजा कि जाओ उस माइनस को खींच के लेकर आओ, क्योंकि इसके पास फोर्स है और बीच में माध्यम है। लेकिन माध्यम की वजह से 4 लाइन न जाकर यहाँ पर बस 2 लाइन ही जाते हैं। यहाँ पर कितने लाइन जाते हैं, 2 लाइन, यानी 2 लाइन जाते हैं और 2 लाइन को ये अपने अंदर यहाँ पर आते तो हैं यहाँ पर, लेकिन वो वापस नहीं जा पाते हैं, ये रोक देता है उसे, यानी बाधा डालता है। परमिटिविटी यानी कि क्या करता है, उसको परमिट कर देता है, बाधा डालता है, नहीं जाने देता है। तो 2 जो है यहाँ पर तो चले आएंगे इसके पास, ठीक है, लेकिन 2 इसी जगह रह जाएंगे। तो यही 2 जो लाइनों को रोक रहा है उसी को क्या बोलते हैं, परमिटिविटी बोलते हैं, यानी इस पदार्थ की विद्युतशीलता बोलते हैं। अब यहाँ पर चार्ज होगा, आवेश का मात्रा होगा, ये तो हम बता दिए सही तीर समझाकर, लेकिन यहाँ पर जब हम लिखेंगे आपको तो आवेश में लिखेंगे, ठीक है, कूलाम में लिखेंगे कि कितना कम कर रहा है, कितना फोर्स कम करेगा, इसका पैरावैद्युतांक कितना होगा, ठीक है। तो वैद्युतशीलता यही चीज़ है कि जब एक माध्यम है, यहाँ पर एक माध्यम रख देते हैं 2 आवेशों के बीच, तो वो कितना फोर्सों को कम कर देता है। पहले तो हवा में रहता तो सेम ये 4 लाइनें निकल के जाती और इसे अपने पास लेकर आती, लेकिन जब माध्यम इसके अंदर रख दिए तब क्या किया, 2 लाइन गए, 2 लाइन इसके पास गए ही नहीं, तो इस पर क्या फोर्स का मान क्या हुआ, घट गया, फोर्स का मान कम हो गया। या हम ये भी कह सकते हैं कि जो वैद्युतशीलता यानी परमिटिविटी है वो बल के मानों को क्या करता है, कम करता है। जो फोर्स लगता है 2 आवेशों के बीच उसको क्या करता है, कम करता है। अब इसके बाद आ जाते हैं अपने इस C के मान में कि C के मान हमें रखना कितना है। तो C का मान जो हम रखते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं, ये परिभाषा आप याद कर लीजिए, ठीक है। हाँ, अब अगला जो है हमारा, अब यहाँ पर देखिए बात हो रहा है पॉइंट चार्ज के बारे में, यानी छोटे छोटे चार्जों के बारे में। ये हम फिगर इसका नहीं बनाए हैं, फिगर अब जाके हम बना रहे हैं। यहाँ पर ये Q1 1 आवेश है, Q2 2 आवेश है, और जो इनका डिस्टेंस होता है इनके सेंटर से हम लेते हैं हमेशा, और इनके बीच की जो दूरी है वो कितना है, R है, ठीक है। और ये दोनों कितने हैं, पॉइंट चार्ज है, छोटे छोटे चार्ज हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि जो F बराबर यानी जो हम C का मान रखेंगे, C का मान हम क्या रखेंगे, अब ये हम मान लेते हैं अपने से कि ये पॉइंट चार्ज है, एकदम छोटे छोटे चार्ज है, पॉइंट चार्ज के लिए जो है ही फॉर्मूला। तो इसमें से हम मान लेते हैं कि 4 पाई जो स्ट्रिंग है, लाइनें निकलेंगी, हम इस मान लेते हैं ये Q आवेश में से 4 पाई लाइनें निकल रही हैं। 4 पाई क्या कर रही है, लाइनें निकल रही हैं। तो 4 पाई लाइनें निकल रही हैं, तो किसी दूसरे आवेश को 4 पाई बल से अपनी ओर आकर्षित करेंगे कि नहीं। जब 4 पाई लाइनें निकल रही है, जैसे कि 10 लाइन यहाँ पर निकल रही है, तो कोई अगर हम अगल बगल मान लीजिए कोई आवेश रखे, तो अगर 10 उस पर बल लगाएगा तो 10 स्ट्रिंग से उसको अपने पास खींचेगा। उसी तरीके से यहाँ पर 4 पाई मान लीजिए लाइनें निकल रही हैं इस आवेश से, तो इसको कितना 4 पाई से अपनी ओर आकर्षित करेंगे कि नहीं। लेकिन तो एक बात यहाँ ये और है कि ये पॉइंट चार्ज है, ये भी पॉइंट चार्ज है, यानी दोनों बहुत छोटे छोटे पॉइंट चार्ज हैं। तो वहाँ पर हम ये इमेजिन कर लेते हैं कि इसके बीच जो लाइनें जा रही हैं वो 4 पाई न जाकर 1 लाइनें जाएंगी। कितनी लाइन जाएंगी, 1 लाइन जाएंगी। वहाँ पर यहाँ पर 4 पाई न जाकर कितनी, 1 लाइन जाएंगी। अगर 4 पाई लाइन जाती इसके पास तो 4 पाई बल लगता, अगर 1 लाइन जा रही है तो 1/4 पाई बल लगेगा।
तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 पाई हो जाएगा। ये समझ में आया आपको? फिर से एक बार ये मान लीजिए जो स्ट्रिंग लाइनें निकाल रही है अपने अंदर से 4 पाई लाइनें निकाल रही है, ठीक है। अगर ये किसी पर बल लगाएंगी, अगर पूरा लाइन अगर किसी पर फोर्स लगाएगा तो 4 पाई फोर्स लगाएगा। लेकिन यहाँ पर एक सेंटर में आवेश है जो कि बस इस पे इसका एक ही लाइन जा रहा है, 4 पाई में जाकर एक ही लाइन जा रहा है, तो उस पर एक ही लाइन का इफेक्ट होगा ना, एक ही लाइन का उस पर बल लगेगा ना। तो उस बल को जब 4 पाई लग रहा था 4 पाई पूरा लिखेंगे, लेकिन एक लाइन का बल लग रहा है तो 1/, कितना हो जाएगा 4 पाई हो जाएगा। और उसके बाद ये जो परमिटिविटी है यानी वैद्युतशीलता, इसे हम डिनोट करते हैं एप्सिलॉन से। एप्सिलॉन नॉट नहीं रहेगा, एप्सिलॉन बस रहेगा, या इसको एप्सिलॉन भी बोलते हैं, एप्सिलॉन, ठीक है। इसे हम एप्सिलॉन से डिनोट करेंगे, किसे? विद्युतशीलता को। और विद्युतशीलता क्या करता है कि किसी भी फोर्स को कम करता है, किसी भी फोर्स को क्या करता है? कम करता है। तो उसे भी हम इसी जगह लिखेंगे, कहाँ पर? यहाँ पर। पहले सी का मान हम लिखें यहाँ पर ना, सी का मान। वैद्युतशीलता क्या करता है? किसी भी फोर्स को कम करता है, यानी इसी श्रेणी में आएगा, तो यहाँ पर एप्सिलॉन हो जाएगा। अब ये जो मान हो गया, ये मान कितना हो गया? सी का मान हो गया। एक बार और समझ लीजिए आप और अच्छे से, अब जो फॉर्मूला लिखेंगे तब बनाएंगे, अच्छे से बन जाएगा। जैसे कि ई मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, स्थिर वैद्युतिकी बल। F = 1/4 पाई। 4 पाई क्यों है? क्योंकि यहाँ पर 4 पाई निकल रही थी, उस पर एक ही बल लगा रहा था, तो उसके 1/4 पाई होगा। इनटू में अभी इसको अभी फिर से हम बताते हैं ये क्या है। Q1 मान लीजिए ये Q1 है, ये Q2 है अपन R²। अब देखिए ये परमिटिविटी क्या करेगा, यानी कि जो परमिटिविटी है विद्युतशीलता, ये क्या करता है? दो आवेशों के बीच को जो फोर्स लगता है उसे क्या करता है? कम करता है। तो कम करता है तो उसे भाग में ही रखेंगे ना यहाँ पर, तो इसके भाग में रख दिए, यानी एप्सिलॉन, उसे भाग में रख दिए। अगर ये बल को बढ़ाता, वैद्युतशीलता अगर बल को बढ़ाता तो इसे हम कहाँ रखते? ऊपर रखते। लेकिन बल को घटा रहा है तो इसे कहाँ रखेंगे? नीचे रखेंगे। तो फाइनली जो हमारा ये फॉर्मूला बन गया वो ये बन गया। यहाँ पर एक अच्छा चीज़ आपको देखने को मिल रहा है, ये फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला कैसा है कि Fe इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब एप्सिलॉन नॉट, सॉरी हम बोल दिए, एप्सिलॉन है ये यहाँ पर। तो एप्सिलॉन है क्या यहाँ पर? ये क्या है? विद्युतशीलता। विद्युतशीलता क्या होता है कि कोई अगर दो आवेशों के बीच कोई माध्यम रख दे तो वो माध्यम उन दोनों आवेशों के बीच की जो बल लग रहा है उसको कितना कम कर देता है, उसी को क्या बोलते हैं? विद्युतशीलता बोलते हैं। तो ये हो गया विद्युतशीलता। अब ये अलग अलग माध्यम में अलग अलग होगा, हवा में इसका मान अलग होगा, पानी में इसका मान अलग होगा, ठीक है, सब में इसका मान डिफरेंट रहेगा। कागज में अलग रहेगा, माइका में अलग होगा, मोम में अलग होगा। Q1 Q2 क्या है? दो बिंदु आवेश है। R क्या है? दो आवेशों के बीच की दूरी है। इतना समझ में आया आपको? यहाँ तक आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। इसके आगे जो नेक्स्ट स्टेप में हम एंट्री करते हैं, ठीक है, वो क्या है कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जब इसका मात्रक भी हम देखेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अगर हम इसे एयर में रखें, सबसे ज़्यादा हमको जो एक्सपेरिमेंट करना है, यानी कि हमको जो इसके बारे में स्टडी करना है दो आवेशों के बीच में, सबसे ज़्यादा उसे हमें वायु में रख कर ही अध्ययन करना है, पढ़ना है, ठीक है, सवाल लगाना है। तो अगर हम इसे वायु में रखें तब इसका मान कितना होगा? एप्सिलॉन का मान कितना होगा अगर इसे हम वायु में रखें? तो देखिए Fe इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, स्थिर वैद्युतिकी बल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर इसे हम किस में रख दें? हवा में रख दें, एयर में रख दें, हवा में रख दें, या तो हवा न हो जहाँ वहाँ पर रख दें, तब ये जो एप्सिलॉन है इसे एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं। नॉट मतलब एप्सिलॉन नॉट मतलब कि कोई मीडियम वहाँ पर नहीं है, नो मीडियम, कोई मीडियम नहीं है। तब उसके बाद Q1 Q2/R², ये भैया हो जाएगा फार्मूला। ये फार्मूला हो जाएगा किसका? कि जब हम किसी आवेश को वायु या निर्वात में रखते हैं, ये किस पे लगेगा? जब आवेश वायु या निर्वात में हो, निर्वात में हो। देखिए जो बल है आवेश में, जहाँ हवा नहीं रहेगा वहाँ भी बल काम करता है। ये गुरुत्वाकर्षण बल भी वहाँ काम करता है, ये भी बल वहाँ पर काम करता है। तो ये फॉर्मूला हम कहाँ लगाएंगे? जब हमें ये बोल देगा कि दो आवेशों के बीच
दो आवेशों के बीच कोई मीडियम नहीं है, यानी कि वो मीडियम अगर नहीं बोल रहा है तो समझ जाएंगे हम किस पे बोल रहा है, वो एयर पे बोल रहा है। ये बोल रहा है कि एक आवेश 2 कूलम है, एक आवेश 5 कूलम है, जिनके बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है, दोनों के बीच लगने वाले फोर्स की गणना कीजिए। तो हम वहाँ पर समझ जाएंगे कि कहाँ का बात कर रहा है, एयर का बात कर रहा है। अब मैंने हमेशा हमें हवा पर दो चार्जों के बीच बल निकालना है, तो क्यों ना हम इतना के मान निकाल लें, ताकि ये तो मान हमें Q1 Q2 R² ये तो पता ही रहेगा, ठीक है। तो क्यों ना हम इसका मान निकाल लें, एक आंकिक मान हो जाए जो कि सटा के हम रखें और आंसर आ जाए। तो यहाँ पर साइंटिस्टों ने अपना एक्सपेरिमेंट कर जो भी करके, हाँ देखिए, तब ये फार्मूला किसका है, जब दो आवेश हम किस में रखें, वायु में रखें या निर्वात में रखें। तो सबसे पहले इसका हम मान का गणना कर रहे हैं, क्योंकि क्यों का मान हमें पता रहेगा कि एक आवेश पर 2 कूलम है, 3 कूलम है, और एक आवेश पर भी मान लीजिए 2 कूलम या 3 कूलम, जितना भी आवेश है उसके बीच दूरी पता ही रहेगा। तो हमें ये मान पता होना चाहिए, तब हम फोर्स का मान निकाल लेंगे। तो इसका मान हम बता रहे हैं किसका कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 9 × 10⁹ ये होता है इसका मान, यानी इसे हम हटाकर इतना हम रख सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है, तो ये जो पूरा है, ये पूरा है क्वांटिटी मात्रक बताने के लिए, इसका मात्रक निकालने के लिए ये पूरा इस साइड भेज दीजिए। यानी ये कहाँ भेज देंगे, यहाँ पे एक गुणा में तो नीचे, जैसे कि देखिए मात्रक कैसे बताते हैं, मात्रक हम वो आपको बता रहे हैं। इसको पूरा यहाँ पर लिया, यानी FE इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो रहबे करेगा, अब ये इसके नीचे आ जाएगा, यानी Q1 Q2/R² हो जाएगा, और इधर क्या बच जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बच जाएगा। अब इसका गुणा किस में होगा, इसमें होगा, इसका गुणा इसमें होगा। देखिए ये क्या है, बल है, ये क्या है, दूरी है, यानी फोर्स, इसका गुणा जब उस पर होगा तो इसका गुणा जब इसमें होगा तो R² हो जाएगा, यानी कि फोर्स बता रहे हैं यहाँ पर, यहाँ फोर्स पहले लिख दीजिए। फोर्स यानी बल, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। ये कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। R² है यानी दूरी है तो मीटर हो जाएगा, यानी मीटर² हो जाएगा, तो न्यूटन मीटर²। और नीचे क्या बढ़ जाएगा, डबल आवेश यानी Q1 × Q2 है, तो Q² यानी कूलम का स्क्वायर, सॉरी C का स्क्वायर, ठीक है। तो न्यूटन मीटर² पर कूलम स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिए, इसको हम कहाँ ट्रांसफर किए, इस साइड ट्रांसफर किए, ठीक है। इसका गुणा इसमें हुआ तो इसका मात्रक हो जाएगा क्या, न्यूटन, इसका मात्रक हो जाएगा मीटर, तो स्क्वायर है तो मीटर² हो जाएगा, तो न्यूटन मीटर², कूलम है यहाँ पर तो ये 2 है तो कूलम स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसका बीमा भी आप देख सकते हैं, इसका बीमा कितना होगा, बीमा आप देख सकते हैं कि न्यूटन मीटर², न्यूटन होता है ML/T-2 × मीटर² यानी L का स्क्वायर, अब बटा कूलम का होता है AT, क्या होता है AT, स्क्वायर है तो दोनों को स्क्वायर ही लगा देते हैं, इसे हटाकर इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर। अब इसे हम सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो m कहीं दिख नहीं रहा तो m पहले लिख दो, m के बाद क्या लिखते हैं, l लिखते हैं। तो l देखो यहाँ पर कितना है, यहाँ पर l 1 है, यहाँ पर l 2 है, तो l कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर t देखो कितना है, -2 है, और ये भी t यहाँ पर क्या है, यहाँ पर +2 बटा में है, लेकिन जब ऊपर जाएगा तो ये -2 हो जाएगा, -2 और ये -2, t पर कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद a ऊपर जाएगा यानी कि -2 हो जाएगा, तो इसका ये हो गया क्या, बीमा हो गया, ठीक है। आपको इतना समझ में आया। देखिए जो एप्सिलॉन नॉट है, ये इसे एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं। एप्सिलॉन नॉट का मतलब होता है कि जहाँ पर कोई माध्यम ना हो, ठीक है, यानी कि हवा ले सकते हैं, या ऐसे हवा भी एक माध्यम है, हवा भी छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, लेकिन उसे हम एप्सिलॉन नॉट यानी निर्वात के अंतर्गत मानते हैं। ये क्या है, वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता, ये एप्सिलॉन नॉट, इसे बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है, वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता। हम अलग अलग माध्यम में जाएंगे तो उसका वैद्युतशीलता अलग अलग होगा। हम चाह रहे हैं कि ये अगर आप नोट नहीं किए तो एक बार इसे नोट कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि इसे हम अभी मूव आउट कर देना है, फिर आगे कुछ बात करेंगे, ठीक है। मिटा दें, चलिए ठीक है, इसे मिटा दे रहे हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेना है तो।
इसे भी मिटा दे रहे हैं हम। अब एक चीज़ के बारे में हम और बात कर लेते हैं आपसे, पैरावैद्युतांक, डाई इलेक्ट्रिक, ठीक है, पैरावैद्युतांक के बारे में। तो हाँ, यहाँ पर ड्रा कर दे रहे हैं, ठीक है। तो देखिए जो दूसरा टॉपिक है कि पैरावैद्युतांक क्या होता है, ठीक है। पैरावैद्युतांक उसी में है, कूलाम के नियम में, ठीक है। ये कह रहा है कि किसी माध्यम की उपस्थिति में, कोई भी माध्यम है, किसी माध्यम की उपस्थिति में आवेशों के मध्य वायु या निर्वात की तुलना में जितना गुना बल रहेगा, यहाँ पर जितना गुना बल कम लगता है उसे पैरावैद्युतांक या अपेक्षित वैद्युतशीलता कहते हैं। ये कह रहा है कि जैसे कि ये दो आवेश है, इन दोनों आवेशों को मैंने हवा में रखा, इनके बीच मान लीजिए 5 न्यूटन का बल लग रहा है, फिर इन्हीं दोनों आवेशों को मैंने पानी में डुबा दिया, तो इनके बीच आवेश कितना लग रहा है, 2 न्यूटन का लग रहा है। तो कितना गुना कम हुआ, यही पूछ रहा है। जैसे हम आपको बताएं कि जल का जो पैरावैद्युतांक है, मान लीजिए कि जल का जो पैरावैद्युतांक है, जल का जो पैरावैद्युतांक है वो कितना है, 4 है। वो कितना है, 4 है। जल का पैरावैद्युतांक कितना है, 4 है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम 2 आवेश को हवा में रखें और फिर उतने ही दूरी पर 2 आवेशों को जल में रखें, तो उनके बीच का बल कितना कम हो जाएगा, 4 गुना कम हो जाएगा। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, पैरावैद्युतांक बोलते हैं। यानी जल का पैरावैद्युतांक कितना है, 4 है। लोहा या मान लीजिए मोम का पैरावैद्युतांक आपको 8 दिया है, 8 दिया है। इसका मतलब क्या है कि जब 2 आवेशों को हम हवा में रखेंगे और सेम डिस्टेंस पर जब 2 आवेशों को हम मोम में रखेंगे, तो उनके बीच जो बल होगा वो 8 गुना कम हो जाएगा। हवा में 8 गुना ज़्यादा लगेगा, और जब माध्यम में रखेंगे मोम में, तो 8 गुना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, पैरावैद्युतांक बोलते हैं। यहाँ एकदम वही साफ साफ लिखा हुआ है कि किसी माध्यम की उपस्थिति में, ठीक है, आवेशों के मध्य वायु या निर्वात की तुलना में जितना गुना बल कम लगता है उसे पैरावैद्युतांक या अपेक्षित वैद्युतशीलता कहते हैं। इसे एप्सिलॉन आर से डिनोट करते हैं, एप्सिलॉन आर से डिनोट करते हैं। ये है एप्सिलॉन आर, ठीक है। अब एप्सिलॉन आर का फॉर्मूला क्या होता है, वैद्युतशीलता तो एप्सिलॉन होता है, वैद्युतशीलता जो होता है एप्सिलॉन होता है, लेकिन जो पैरावैद्युतांक है एप्सिलॉन कितना होता है, आर होता है। तो पैरावैद्युतांक और वैद्युतशीलता इन दोनों में हम क्या देखेंगे, डिफरेंट करेंगे, दोनों में अंतर देखेंगे, ठीक है। तो अगर हम ई आर इक्वल टू निकालें, ई आर क्या है, पैरावैद्युतांक। किसी माध्यम का अगर हम पैरावैद्युतांक निकालें, तब हमें क्या करना होगा कि आवेशों पर लगने वाले वायु या निर्वात में बल, आवेशों, नीला से लिखे तब सही है ना, आवेशों पर वायु या निर्वात में लगा बल मान लीजिए कितना है, एफ है। कहाँ लग रहा है, आवेश पर बल कहाँ लग रहा है, वायु या निर्वात में। 2 आवेश रहेंगे, उसके बटा किसी माध्यम में, यानी आवेशों पर किसी माध्यम में लगने वाला बल, नहीं लगा बल या लगने वाला बल, एफ एम का मतलब क्या हो गया कि किसी भी माध्यम में हो सकता है। लगा बल, यहाँ भी लगने वाला बल कर दें, अच्छा लगेगा थोड़ा सा पढ़ने में। वायु या निर्वात में लगने वाला बल, अगर दोनों का हम भाग दे दें, एफ, अगर दोनों का हम क्या कर दें, भाग दे दें, तो हमको ई आर मिल जाएगा।
क्या मिल जाएगा, ई आर मिल जाएगा, यानी परावैद्युतांक मिल जाएगा। दो आवेश हवा में इसके बीच जितना बल लग रहा है उसको हम ऊपर रख दें, ये वाला, फिर इन्हीं दो आवेशों को हम माध्यम में डुबो दें, और जो इनको बीच बल लग रहा है उसको क्या कर दें, नीचे रख दें, और दोनों को क्या कर दें, भाग दे दें, तो हमें क्या मिल जाएगा, ई आर मिल जाएगा, परावैद्युतांक। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसे बोलते हैं, या तो इंग्लिश में बोलते हैं, अगर अपेक्षित वैद्युतशीलता को बोलेंगे तो परमिटिविटी, क्या हाँ कहाँ गया, रिलेटिव परमिटिविटी। अगर इसका इंग्लिश करेंगे तो ये होगा क्या, रिलेटिव परमिटिविटी इसे भी बोलते हैं। तो ये यहाँ से ई आर का मान हम निकाल देंगे, ई आर का मान। तो चलिए ई आर का हम मान निकालते हैं, यहाँ पर गणना करते हैं ई आर के मान के बारे में कि ई आर का मान हम कैसे निकालते हैं। ये आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं कि ई आर इक्वल टू क्या होता है, ठीक है, ठीक है ना, अच्छा है ना। अब देखिए ई आर इक्वल टू हम लिख रहे हैं, यहाँ पर निकाल रहे हैं, ई आर इक्वल टू, ई आर मतलब परावैद्युतांक, ठीक है। आवेशों के मध्य वायु या निर्वात में लगने वाला बल, दो आवेशों के मध्य वायु या निर्वात में जो बल लगेगा, एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन का है, वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता है, ठीक है, इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ये कहाँ हो गया, आवेश कहाँ हो गया, वायु या निर्वात में रहेगा तो उस पर ये बल लगेगा। फिर एफ एम अगर उसे हम किस में डुबो दें, किसी माध्यम में डुबो दें, किसी क्या कर दें, माध्यम में डुबो दें, या तो ये भी हम हटा भी सकते हैं, ये हम यहाँ से एफ मान लीजिए इसे में हटा दिए, बस बल लिख रहे हैं, ठीक है। अगर इसे किसी हम माध्यम में डुबो दिए 1/4 पाई, अब किसी माध्यम में अगर हम डुबो देंगे तो उसे क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन लिखेंगे। अब एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे तब ये भी तो ये तो वायु या निर्वात का माध्यम हो जाएगा, लेकिन हमें किसका माध्यम निकलना है, मीडियम का माध्यम। यहाँ एम भी लिख सकते हैं आप, एम फॉर मीडियम, यानी किसी माध्यम का, किसी भी माध्यम का हो सकता है। और ये तो सेम रहेगा Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। अब देखिए अगर यहाँ से हम ई आर इक्वल टू निकालें तो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ई एम ऊपर चल जाएगा और ई नॉट नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पर ई एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई नॉट हो जाएगा। ई एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई नॉट हो जाएगा। ये हो जाएगा ई एम इक्वल टू ई नॉट। अब यहाँ पर जो ई एम है वो क्या है, पैरा और किसी माध्यम का परावैद्युतांक है, ठीक है। और जो ई नॉट है ये क्या है, वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता है, ठीक है ना। अब उसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे यही तो वो ये बता रहा है, रिलेटिव परमिटिविटी, यही तो बोल रहा है कि आवेशों किसी माध्यम में उपस्थित आवेशों को मध्य वायु या निर्वात की तुलना में जितना गुना बल कम लगता है, यही निकालेंगे। इसका क्या लिखा है, गुना लिख लीजिएगा। इसको देखो हम बस एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब एक फार्मूला आपको हम और बता रहे हैं, यहाँ से देखिए निकल कर क्या बनेगा। अब यहाँ पर तो आप सब जानते हैं ना ये क्या है, लिख दे रहे हैं एक बार, चलिए एक बार लिख दे रहे हैं। ये सब क्या है, ई आर क्या है, परावैद्युतांक है, ठीक है। इसे एप्सिलॉन एम भी कर सकते हैं मीडियम का, या तो इसे बस एप्सिलॉन भी लिख सकते हैं, ठीक है, यानी ये भी मीडियम का हो गया। इसे बोलते हैं विद्युतशीलता, विद्युतशीलता। उसके बाद एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट का है वायु या निर्वात की विद्युतशीलता, वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता, एक चीज़ हम आपको बता दें और कि एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, जो यहाँ पर हम फार्मूला पढ़े थे, एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 अपान Q2 अपान R स्क्वायर, ये फार्मूला पढ़े थे।
और यहाँ पर हम ये आपको बताए थे कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो होता है वो 9 × 10 के पावर 9 के क्या होता है, इक्वल होता है। अगर यहाँ से हम एप्सिलॉन नॉट का मान निकालें, इसका एप्सिलॉन नॉट का, इसका मान हो जाएगा 8.85 × 10 के पावर -12। ये हो जाएगा इसका एप्सिलॉन नॉट का मान। अब इसका रह गया मात्रक, तो इसका मात्रक क्या होगा, तो मात्रक फिर से आप यहाँ से बना सकते हैं, इसका मात्रक बना सकते हैं, ठीक है। तो इसका मात्रक आप कैसे बनाएंगे, देखिए इसका मात्रक बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि इस f को इधर लाना होगा। f को कहाँ लाएंगे, एप्सिलॉन नॉट है ना, तो f को हम इधर लाएंगे, इसका मात्रक बन जाएगा। बस इसे इधर ले आ दीजिए, इसको सेम रहने दीजिए ना, इसे बस इस साइड ले आ दीजिए, ठीक है, यहाँ नीचे पर। तो इसका जो मात्रक हो जाएगा वो हो जाएगा कूलाम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। और उसके बाद इसका बीमा क्या हो जाएगा, इसका बीमा वही कूलाम का क्या होगा, AT हो जाएगा, दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, कूलाम का स्क्वायर है, बटा न्यूटन का MLT- हो जाएगा, इनटू में मीटर का L स्क्वायर हो जाएगा। अब जब इसे सॉल्व करेंगे हम यहाँ पर, तो M कंपल्सरी M पहले आता है, MLT M हो जाएगा, तो M पर क्या हो जाएगा -1, ये ऊपर जाएगा, L उसके बाद L पर यहाँ क्या है, यहाँ 2 है, यहाँ कितना है 1 है, तो मिला के L पर कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, ML। उसके बाद T पर कितना है -2 है, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 2A और 2A प्लस कितना हो जाएगा 4, A स्क्वायर है तो ये तो सेम ही रहेगा। तो इसका ये क्या हो जाएगा, ये इसका बीमा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जहाँ तक मैंने कूलाम का नियम बहुत ही अच्छे से मैंने बताया कि यहाँ पर हर एक चीज़ क्या है। अब उसके बाद एक चीज़ और बताया कि मतलब माध्यम का परावैद्युतांक कितना होता है, मतलब किन किन माध्यमों का कितना परावैद्युतांक होता है, जैसे कितना गुना घटता है। अगर 2 आवेशों को हम मिट्टी के तेल में या डीजल पेट्रोल में मान लीजिए 2 आवेशों को हम डुबा दिए, तो हवा के सापेक्ष दोनों माध्यम का बल जो होगा कितना कम होगा। या इन दोनों आवेशों के बीच हम एक पन्ना रख दिए, मोटा पेपर रख दिए, तब इन दोनों आवेशों के बीच जो पहले हवा में लग रहा था बल कितना गुना कम लगेगा, तो उसे बोलते हैं परावैद्युतांक, यानी कितना गुना कम लगता है, ठीक है, परावैद्युतांक। तो देखिए यहाँ पर डिस्प्ले पर हम कुछ परावैद्युतांक दे रहे हैं, यहाँ आप याद कर सकते हैं कि किस एलिमेंट का किस तत्व का परावैद्युतांक कितना होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। मैंने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया और बताया। अगर आपको अच्छा लगे तो ये वीडियो आगे शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स वॉचिंग फॉर वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।